अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रियाब आरिफ। नाज़रीन, हर गुजरते दिन के साथ कराची के मसाइल में मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है और कराची के मसाइल के हवाले से अगर बात करें, वहाँ पर जिन जमातों का ताल्लुक इस शहर से वाबस्ता है, जिसमें वफाक से वाबस्ता जमातें हैं, सूबाई हुकूमत से वाबस्ता जमातें हैं, उनका तो होल्ड रहा है पिछले 12 सालों से, और शहरी इंतज़ामिया जिसका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से है, इनको देखा जाए तो इनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे इनसे ज़्यादा कराची वालों का दुख कोई समझ नहीं सकता। लेकिन आज हम बात करें विफाक की, हम बात करें वज़ीर आज़म की, जिन्होंने मुलाकात की गवर्नर सिंध से और वज़ीर कानून फ़रोग नसीम साहब से, और कराची के मामले पर उनसे तफसीलन बातचीत की है। NDMA ने जो पिछले दिनों नालों की सफाई से लेकर लोगों की परेशानियां दूर करने के हवाले से हम किरदार अदा किया, उसे भी सराहा। और प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हम कराची वालों को इस मुश्किल से निकालेंगे, आवाम की मुश्किलात का मुकम्मल एहसास है। तो क्या वफाक इस बार संजीदगी दिखा रहा है कराची के मसाइल हल करने पर? इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ बात करेंगे हम परवेज़ रशीद साहब के हवाले से, जिन्होंने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नहीं लगता कि हुकूमत जो है वो 4-5 महीने से ज़्यादा का टाइम निकाल पाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हुकूमत ने और हुकूमत की मशीनरी ने मुजाहरा किया उस रोज़ जिस दिन मरीम नवाज साहबा की पेशी थी, ऐसे रियासतें नहीं करती। रियासत की जानिब से, पुलिस की जानिब से गुंडागर्दी का मुजाहरा किया गया। अब जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि 4-5 ही मुश्किल से निकाल सकेगी, तो क्या इन 4-5 के पीछे उनकी अपनी कोई स्ट्रेटजी है इस हुकूमत को गिराने के हवाले से? क्या वाकई PMLN ऐसा करने में संजीदगी दिखा रही है? आगे चलकर बात करेंगे अमरीकी सदारत इंतखाबात के हवाले से, जिसके लिए 3 नवंबर का ऐलान किया गया है। गो के ये भी कहा जा रहा है कि कोविड की वजह से ये डेट आगे भी जा सकती है। ताहम ऐसे में वहाँ पर जो सदारती उम्मीदवार की हैसियत से जो बाइडन साहब की जमात है, डेमोक्रेटिक पार्टी, उनकी तरफ से एक बयान सामने आता है जिसमें वो अपनी यूँ कह लें कि शायद दुख समझ रहे हैं कश्मीरियों का। इस हवाले से वो बात कर रहे हैं और ये कहते हैं कि कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है उस पर वो आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। तो क्या वो सब कुछ सिर्फ इलेक्शन जीतने के हवाले से कर रहे हैं, या अमेरिका में बसने वाले जो पाकिस्तानी हैं, जो मुसलमान हैं, उन्हें उनकी तकलीफ़ों का जो है वो अदराक है? जो बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौथाई साहब। NBC वॉशिंगटन प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, आप भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार सिदरा इकबाल साहबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। सिदरा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे सिर्फ वॉशिंगटन प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। और अज़हर रोमी साहब सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिन्होंने आज वाज़ेह अल्फाज में कहा कि कराची को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, आवाम की मुश्किलात का मुकम्मल तौर पर उन्हें एहसास है। लेकिन ये क्या सिर्फ एहसास की हद तक है या कुछ करने की हद तक भी प्रैक्टिकली हम देखेंगे विफाक का रोल? चौथाई साहब, लग रहा है आपको कि इस वक्त वो संजीदा हैं वज़ीर आज़म कराची के मसाइल हल करने में, जैसे कि अटॉर्नी जनरल भी कह चुके हैं कि विफाक इस बार बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा है कराची के मामले पर? अटॉर्नी जनरल के बारे में तो मैंने कल आपसे बात कर ली थी कि वो क्या कहना चाह रहे थे और वो क्या क्या कर सकते हैं। इस आज के सवाल में आपका जो एक लफ्ज़ है, क्या अब वो संजीदा हैं, बहुत ताकतवर है ये। और ये क्या अब संजीदा हैं से मुराद ये कि पहले वो संजीदा नहीं थे। पहले जो कुछ वो कहते रहे वो खामख्याली था बस। मुझे लगता है कि वो हर बार यही कहते कि हम संजीदा हैं। एक बार तो वो 154 अरब रुपए का एक पैकेज दे गए थे, उस पैकेज का पता नहीं कहाँ चला गया वो तकरीब। दूसरा, संजीदगी का मुजाहरा। देखिए, खुलूस की बात होती है कि काम किसी ने शुरू किया हो मुकम्मल आप कर लें, ये दुनिया में होता है। अगर ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट नवाज शरीफ ने शुरू किया था तो उस पर 2 साल से काम क्यों नहीं हो रहा? और अब तो उस पर एक नया मसला खड़ा हो गया है कि ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की जो बुनियाद के जो पिलर्स हैं वो हमारी मेन ड्रेन में डाले गए, जिसकी वजह से पूरा सेंट्रल कराची सेंट्रल पानी हो गया। एक नया मसला ही सामने आ गया है। तो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है, K4 है, कराची सर्कुलर रेलवे है, ये बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और इसमें अदालत को बीच में आना पड़ रहा है बार बार। अभी अदालत ने जो 2 फैसले दिए कल, वो एक के इलेक्ट्रिक के बारे में फेडरल सब्जेक्ट और सर्कुलर रेलवे के बारे में फेडरल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट दोनों। और ये दोनों कब से चल रहे हैं कोर्ट के अंदर मुकदमा,
आपको अंदाजा नहीं। के इलेक्ट्रिक के बारे में तो बहुत क्लियर बात कर दी है कि ये आके काबिज हो गए, कोलोनाइजेशन किया है इन्होंने पाकिस्तान का, इन्होंने कराची पर कब्जा कर लिया है, ये भत्ता ले रहे हैं और माल कमा के बाहर भेज रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा नहीं हमने माल नहीं कमाया, तो उनको बताया कि आपने माल किस तरह कमाया है। प्राइम मिनिस्टर को अभी चाहिए, देखिए स्टेक होल्डर, मेन स्टेक होल्डर कौन है? सूबाई गवर्नमेंट है, किसी की भी हो, पीटीआई आ जाए, पीटीआई गवर्नमेंट है, उससे तो बात करनी चाहिए ना। उससे कोई बात करने को तैयार नहीं है, ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को आना था कोरोना पर, प्राइम चीफ मिनिस्टर हाउस में तैयारी मुकम्मल थी प्रेजेंटेशन की, प्रेसिडेंट ने 1 घंटे पहले कह दिया मैं नहीं आ रहा। प्राइम मिनिस्टर तो आके गवर्नर हाउस पर चढ़ जाते हैं, बाहर निकलते नहीं है। उन्हें नहीं पता कि लियारी क्या है, उनको नहीं पता कि इब्राहिम हैदरी क्या है। तो लेकिन खुदा करे कि अब मुखलिस हूँ, खुदा करे कि जहाँ तक आपने बात की है इक़दाम की, इक़दाम क्या करेंगे आप? गवर्नर आज का इम्कान नहीं है, मुझे कतई इम्कान नहीं है। कराची के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं? वो लोकल बॉडी है। कराची में ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सूबाई गवर्नमेंट भी कर सकती है, फेडरल गवर्नमेंट भी कर सकती है, दोनों कर सकती है। कराची वालों को ट्रांसपोर्ट चाहिए, कराची वालों को बिजली चाहिए। प्रोडक्शन हाउस बंद हो गए हमारे, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हमारी बिजली ना होने की वजह से। फिर कराची वालों को अब ऐसा एक मास ट्रांजिट सिस्टम चाहिए जो बहुत ह्यूज हो, बहुत मैसिव हो। ये ग्रीन लाइन वाले से काम नहीं चलेगा। कराची की आबादी 3 करोड़ से ऊपर है। कराची जिस बेहंगम अंदाज में फैलाया गया है, बल्कि मैं कहूँगा फैलाया गया है, वो कराची पर जुल्म है। देखिए दुनिया के हर शहर में, बड़े शहर में जब आबादी बढ़ती है, मसाइल का अदराक न सिर्फ वफाक को है, सूबाई हुकूमतों को भी है, शहरी इंतजामिया को भी है, लेकिन बात नहीं पर आती कि मसले का हल वफाक की संजीदगी है इस बार। अल्लाह करे हो, अल्लाह करे हो, संजीदा हो, क्योंकि 156 बिलियन रुपीस तो अब तक मिले नहीं। 3-4 प्रोजेक्ट और थे, K4 की बात भी हुई थी। इस बार अगर मिल जाए तो क्या बात है, क्या मुबारकबाद क्लियर कर रहे हैं, फिर मैं बगैर किसी ऑप्शन के साथ आगे जाऊं? नहीं जी, बिल्कुल मुखलिस हैं, बिल्कुल मुखलिस हैं। जनरल साहब मुखलिस हैं, जैसे कि एनबीसी ने कहा कि वफाक इस बार संजीदा है ये कराची के मसाइल हल करने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस स्टेज के ऊपर तो ये नहीं कहा जा सकता कि वाकई मुखलिस हैं, क्योंकि मुखलिस अगर हैं तो उसमें जरूरत सबसे पहले इस बात की है कि आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ और जो सिटी गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, वहां पे इनके साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि ये आइसोलेशन में नहीं किया जा सकता। उसकी बड़ी बुनियादी वजह है। एनबीसी भी बात कर रहे थे $150 बिलियन के पैकेज की, और वो गालबन 150 के बाद 170 या 170 पहले अनाउंस हुआ और फिर 150 हो गया। ये अनाउंसमेंट्स होती रही, लेकिन इसमें रुकावट यही थी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती थी कि जनाब आप यहाँ पे काम कर नहीं सकते जब तक कि आप हमें कॉन्फिडेंस में न लें, हमारे साथ मिलकर प्लानिंग करें, हमारे पैसा हमें दे दें, हम काम करेंगे। ये कहते थे पैसा दिया तो आप खा जाएंगे। ये एक मसला बड़ा शदीद है जिसकी वजह से कराची सफर कर रहा है, आपस में आप एक हो नहीं रहे, मिल के काम करना कोई नहीं चाहता, क्रेडिट अपने जिम्मे लेना चाहते हैं, डिस्क्रेडिट दूसरे के जिम्मे डालना चाहते हैं। तो इन चीजों की वजह से वो आपको वो रिजल्ट मिल ही नहीं रहे जो मिलना चाहिए। वो पैकेज जो अनाउंस हुआ था वो वहीं का वहीं रह गया। अब चीज ये है कि कराची के मसाइल तो बेपनाह हैं। मेरा ख्याल है ये 150 बिलियन वाला जो पैकेज था वो भी नाकाफी था। एक तो उनका ट्रांसपोर्ट का मसला है, उसके अलावा बेहंगम आबादियों का मसला है, जो उसकी मास्टर प्लान थी किसी जमाने की वो आउटडेटेड, वो खत्म हो चुकी। एमक्यूएम ने चाइना कटिंग की, आबादियां बना दी, इंक्रोचमेंट्स बेशुमार नालों के साथ हो गई। आज आप ठीक करना चाहें तो पहले आधी एमक्यूएम को अंदर डालें कहीं ताकि ये काम कराया जा सके। ये इतने बड़े बड़े मसाइल हैं वहां पे कि आप मतलब उनको हाथ डालना किसी एक अदारे या एक हुकूमत के किसी एक हिस्से का काम नहीं है। इसके लिए सारे ऑन बोर्ड चाहिए और उसमें ये हुकूमतों वगैरह का भी रोल है। फिर ये है कि ये शायद ये काम अगर शुरू किया जाए तो ये हो सकता है आपको 5-1 साल इसमें लग जाए, क्योंकि अगर आपने नया ड्रेनेज सिस्टम बनाना है, आबादियों को आपने अंदर सड़कें देनी है ताकि वो कोई ऑर्गेनाइज तरीके से ये आबादी जो बड़ी है या कॉलोनीज बनी है कोई ऑर्गेनाइज तरीके से आपको नजर आए और उनको सिविक फैसिलिटीज एक्सटेंड की जाए, उनको वाटर सप्लाई एक्सटेंड की जाए, तो ये चीजें सारी करने के लिए तो मेरा ख्याल है वहां पे 5-6 साल चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी और हुकूमत को भी काम करना होगा। लिहाजा ये
पोजीशन, गवर्नमेंट और सिविल, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, इन सब को मेरा ख्याल है सोच के एक मुश्तरका लाएमल तैयार करना होगा ताकि ये काम किया जा सके। ये इसी ना इत्तफाकी की वजह से ये नहीं शुरू हो सकेगा और ना किया जा सकेगा। ये आज अगर शुरू किया जाए तो अगली गवर्नमेंट तक भी चलता रहे। ये आज ऑपोजिशन वगैरह इन सारों को ऑन बोर्ड आप रखेंगे तो फिर ये काम हो सकेगा। बहुत सारे लोगों की नजरें हैं कि इस पे पैसा अगर मिल जाए, फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ पैसा दे दे तो फिर हमारी हर रोज की ईद हो जाए, हम उसमें माल बनाने का काम शुरू कर दें। ये भी चीज जो है, इसको चेक सिस्टम भी इसके लिए आपको रखना होगा, वरना ये पैसा फिर खाया पिया जाएगा, कराची वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू है। लिहाजा मैं समझता हूँ बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली इसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये ऐसे छोटा मोटा किस्सा नहीं है कि हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट पैसा दे दे तो हम कहें जी कि वो बड़ी सीरियस है और फिर उसके बाद 3 साल 4 साल बाद हमें कराची वहीं का वहीं नजर आए। ये एक प्लानिंग के तहत इसको कॉम्प्रिहेंसिवली। हुकूमत विफाक की संजीदगी आपको नजर आ रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि संजीदगी पैसों की सूरत में होगी कि फंड देंगे तो काम होगा। मुख्तलिफ तरीकों की मुख्तलिफ प्लानिंग्स भी हो सकती हैं विफाक की। नहीं, संजीदगी मैं उसको समझूंगा जो वाकई, जो मैं समझ रहा हूं कि इनको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की जरूरत है, वो तो हो नहीं रही। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वो तो कभी उन्होंने वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को तो कंसल्ट ही नहीं किया किसी बात। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप मुल्क के मुफाद में ये कॉम्प्रिहेंसिवली इसको डील करें और सबको ऑन बोर्ड रख के करें, वरना ये काम हो नहीं सके। बिल्कुल आगे मैं बढ़ूंगी। सिदरा, दुरुस्त फरमाया जनरल साहब ने कि जब भी जाते हैं गवर्नर से मिलकर आते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट वहां पर होती नहीं है, यहाँ तक कि अपने इत्तेहादी वहां पर मौजूद नहीं होते। फिर किस तरह से होंगे मसाइल हल कराची के? ज़रियाब, मैं जनरल साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ जब उन्होंने कहा कि विफाक की संजीदगी का पैमाना ये नहीं हो सकता कि वो कितने फ़ंड्स रिलीज़ करते हैं, क्योंकि इनकी बात बिल्कुल बजा है। सिर्फ़ और सिर्फ ये इस बात की नज़र हो जाता है, इस ना इत्तेफाकी की नज़र हो जाता है कि पैसे किसने खर्चने हैं, कितने पैसे रिलीज़ किए गए। प्रोविंशियल और विफाकी हुकूमत सिर्फ इसी बात पर हमेशा कराची की तरक्की को हॉस्टेज बनाए रखती है, यरगमाल बनाए रखती है कि जी हमारी रिक्वायरमेंट इतने की थी, इतने पैसे हमें मिले नहीं, इतना टैक्स कलेक्शन हुआ था, लेकिन विफाक ने उस पर कब्जा जमा लिया। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है ज़रियाब, मेरे ख्याल में अहम बात ये है कि अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। अगर इस हुकूमत को भी, क्योंकि देखिए जब हम बात करते थे कि PMLN की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जब ये हुकूमतें आती थी हर दफ़ा कराची की आवाम ये आस लगाती थी कि अब कुछ तब्दीली आएगी, लेकिन हमने देखा कि पिछले 10-12 सालों में हम बिल्कुल बेयारो मददगार सिर्फ देखते ही रह गए। और जब PTI का नारा ये था कि वज़ीर आज़म इस दफ़ा कराची से, तो ऐसा लगता था कि उनकी तो कैंपेनिंग की असल वजह ये है कि इस दफ़ा कराची के लिए कुछ होगा। मैंने प्रेसिडेंट साहब को, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को कई फोरम्स पे ये कहते हुए देखा कि आई एम माई सेल्फ अ कराची आइट। वो MPA भी रह चुके हैं, जब वो यहाँ की MNA की सीट भी लड़ते थे, तो यानी एवरी टाइम ही इज पुट द प्लाइट ऑफ कराची फॉरवर्ड। सवाल यहाँ पे ये भी आता है ज़रियाब कि ये किस किस्म की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। अगर आप इसको कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी, इस खुद मुख्तारी में ये कंडीशन होनी लाजमी है कि अगर आप किसी भी सूबे की तरक्की चाहते हैं तो ना सिर्फ सूबाई हुकूमत बल्कि विफाकी हुकूमत भी उसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हो, जो कि बाय द वे हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में देखा कि जब सिंध की बदकिस्मती है कि सिंध में हुकूमत और विफाक में हुकूमत दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, ज़रदारी साहब के दौर में, तब भी कराची को कुछ नहीं मिला। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप मुखलिस हैं भी और संजीदा हैं भी, तो क्या बात घूम फिर कर उन्हीं फंड्स पे आ जाएगी? इत्तेफाक पैदा करने के लिए हम क्या करेंगे? ज़रदारी साहब के ज़माने में हम देखते थे ANP और MQM के लिए अमन कमेटियां बनाई जाती थी, एक सालिस की हैसियत सिंध हुकूमत ने इख्तियार कर ली थी। PMLN में जो इस वक्त हम शिकवा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब से भी यही शिकवा था। जब वो आते थे चेंबर के कुछ लोगों से मिल लिए, फेडरेशन के कुछ लोगों से मिल लिए, उन्होंने कब अवामी जलसा किया, कब कराची की आवाज़ सुनी? तो कराची को बेयारो मददगार किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने छोड़ा है। और मेरे ख्याल में अब जो हम कहते हैं कि द टाइम हैज कम, आई थिंक हमें नए सोल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। दुनिया भर में जी ब्रेक्जिट की बात हो या स्कॉटलैंड की बात हो, रेफरेंडम हो जाते हैं। कराची की आबादी बड़े बड़े मुल्कों की आबादी से ज़्यादा है। कराची में रेफरेंडम करा लीजिए। जब ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में फैसला नहीं कर पा रही हैं कि कराची के मसाइल का हल कैसे करना है, तो कराची की आवाम से, कराची के शहरियों से पूछ लीजिए। मेरे ख्याल में रेफरेंडम अंदाज़ा दे देगा आपको कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं और कैसे अपने मसाइल का हल चाहते हैं। ठीक है मुजम्मिल साहब,
ये रेफरेंडम का हक कह रही सिदा साहिबा, ये देना चाहिए कराची के अवाम को, कि तो दिया जाता है हर साल। मतलब जब हम देखते हैं कि जमहूरी पार्टियाँ आती हैं साल साल जिस तरह से मुंतखब होती हैं, तब वो अपने वोट का इस्तेमाल बेहतर तौर पर जानते हैं कि किसको देना है। पीपल्स पार्टी को हम देखते आ रहे हैं। बहरहाल आप विफाक ने भी वहाँ से वोट समेटे हैं, है इस बार कोई संजीदगी विफाक के मिजाज में? नहीं, मेरे ख्याल में कोई संजीदगी नहीं है। वफाक तो इस चक्कर में है कि किस तरह कराची का पहले कब्ज़ा कंट्रोल ले ले, जब कंट्रोल मिल जाएगा तो फिर मैं उसके बाद कराची के लिए कुछ करूँगा। अब सूरत हाल ये है कि वो कंट्रोल लेने के लिए आइन के तहत, आइन से बाहर तो इमरान खान जा नहीं सकते। इमरान खान का सबसे बड़ा मसला ये आइन पाकिस्तानी है, क्योंकि वो आइन पाकिस्तान के अंदर रहकर तो कुछ भी नहीं कर पा रहे पिछले 2 साल में, और ये आइन उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो रहा है। अब आइन में तो गवर्नर आज भी 60 दिन से ज़्यादा नहीं लग सकता। 60 दिन में कोई आसमान से तारे नहीं तोड़े जा सकते। 60 दिन बाद फिर उसकी तौसीक करानी पड़ेगी पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में अक्सरियत है नहीं। यहाँ तो फैटफ के कवानीन के लिए भी अपोजिशन की मिन्नतें करनी पड़ती हैं कि भाई हमारे साथ आ जाओ, कानून साजी करो, और कराची के लिए क्या होगा। वाहिद रास्ता जो आइनी माहिरीन कह रहे हैं वो 149(4) का है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस और हदायत किसी के लिए दे सकती है, साथ उसके फंड्स दे, उनकी एग्जीक्यूशन का कोई मैकेनिज्म भी बना सकती है, जिसमें गवर्नर को या किसी को कोई रोल भी दिया जा सकता है, और उसके बाद में अदलिया से तौसीक भी कराई जा सकती है अगर उस पर कोई आइनी इबहाम मौजूद हो। और उस सब की ही आजकल प्रैक्टिस हो रही है। और फ़रूक नसीम साहब ने इससे पहले जो NFC पे और इलेक्शन कमीशन पर नोटिफिकेशंस कराए हैं, वो तो कोई अदलिया में स्टैंड नहीं कर सके हैं, और अब वो इस पर जो कराएंगे वो कितना स्टैंड करेगा मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वाला भी उनका वापस हो गया था और NFC वाला भी उन्हें वापस लेना पड़ा, और वो जो आइन की इलेक्शन कमीशन की भी उन्होंने तशरीह की थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बात यह है कि वफाकी गवर्नमेंट का इस वक्त तो मतमय नज़र एक ही है कि पहले कराची का कंट्रोल ले लें, फिर उसके बाद मसाइल हल करेंगे। अच्छा। अगर मसाइल हल करना फोकस में हो तो फिर तो सबको साथ बिठाकर मसाइल पर गुफ्तगू हो। अभी तो गुफ्तगू कंट्रोल और कब्जा लेने पर हो रही है कि जब कंट्रोल और कब्जा मिल जाएगा फिर मसाइल हल करने पर तवज्जो देंगे। तो उसमें आइन बहुत बड़ी हर्डल है, सूबाई खुद मुख्तारी बहुत बड़ी हर्डल है, जो आइन की शिकें हैं वो बहुत बड़ी हर्डल हैं। अब यहाँ तो वो कह दें ज़ियाउल हक की तरह आइन क्या हैसियत है, मैंने फाड़ के फेंक दिया है और कराची पर कब्जा कर लिया है, वफाक ने उसको अपनी टेरिटरी कर लिया है। यहाँ आइन के तहत चलेंगे तो बड़ी मुश्किलात हैं। तो मुझे तो ये कोई किसी तरफ चलता नज़र नहीं आता, और ऐसे ही चलेगा मेरे ख्याल में, क्योंकि ना इन्होंने पैसे देने हैं, ना इन्होंने उसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बिठाना है। ये 4 नाले साफ करना कराची का कोई हल नहीं है। ये तो ऐसी है जैसे मुझे दर्द हो रही है किसी वजह से आपने पेन किलर लगा दिया है। वफाक की तरफ से मसाइल हल करने में संजीदगी आपको नजर नहीं आ रही है। रिजर्व में से एक पॉइंट हाईलाइट किया है यहाँ पर सोहरवर्दी साहब ने कि जिस तरह के कल अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि आईनी और कानूनी पहलुओं पर गौर व फिक्र किया जा रहा है कराची के मामले पर। फरूक नसीम साहब से भी मुलाकात की आज इमरान खान साहब ने। संजीदगी है फिर कहीं पर? देखिए, संजीदगी जैसे मुजम्मिल साहब ने कहा कि संजीदगी तो ये है कि किस तरह से इस मामले को सियासी रंग देकर अपना जो है कंट्रोल वो बढ़ाना है, और उसमें बहुत सी आईनी और कानूनी पेचीदगियां और दुश्वारियां हैं, वो मुमकिन नहीं होगा। और ये इस तरह की बहस ही हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इस तरह की जो है बहस को और इस तरह की नए तनाज़े को हवा देना खुद हुकूमत के इंटरेस्ट में नहीं है। इस वक्त जो बड़ी बात वो ये है कि तीनों स्टेक होल्डर्स जो हैं, PTI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM जो कि की इत्तेहादी है, उनको मिल बैठकर एक हिकमत अमली बनानी होगी कि कराची में जो लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए, उसको किस तरह से रिवाइव किया जाए, क्योंकि वहाँ पे मसला जो है वो बहुत गहरा है। जैसे अभी मुजम्मिल साहब कह रहे थे कि ये पेन किलर देकर आप कोई ट्यूमर या कैंसर को हल नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि ये फरोई बातें हैं, ये सियासी शोशे हैं, और असल जो मसला है कि कराची के लाखों लोग जो हैं वो इससे तंग है। एक तरफ के इलेक्ट्रिक में उनकी जान जो है अजाब में डाली हुई थी पहले, अब बारिशें आ गई हैं, उसके अलावा जो शहरी सहूलियात हैं उनका फुकदान है, तो वो कैसे हल करेगा? आखिर इनको मिलकर ही करना है ना, अकेले ना तो PTI कर सकती है, मरकज कर सकता है, ना ही अकेले सूबा कर सकता है।
क्योंकि सूबे को भी फंड चाहिए और वसाइल चाहिए इतने बड़े शहर को मैनेज करने के लिए। तो ये वक्त है, इस बजाय देखिए हम पहले भी ये कह चुके हैं कि इन ऐसे मामलात के ऊपर एक इत्तेफाक राय होना चाहिए। ये बड़े बड़े लाइफ एंड डेथ के पॉलिसी इश्यूज हैं, इनके ऊपर सियासत करना और कंटेनर वाली बयानबाजी करना या वो वाली हिकमत अमली ढूंढना कि जहाँ पे आप कंट्रोल ले लें और एक पार्टी को बाहर कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म के जो मुशीरान हैं उनको यही समझाएंगे कि इसको आगे बढ़ने के लिए ये इसकी एक सियासी हिकमत अमली होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आपका पॉइंट यहाँ पर ये कि सिर्फ एक विफाक ही इसके मसाइल हल नहीं कर सकता, तमाम स्टेक होल्डर साथ हों। NBC मैं ये कर रहा था कि अभी बात हुई 194(4) की, तो ये तो ऑलरेडी है। ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला पढ़े आप कोरोना पर, तो 2 पैराग्राफ हैं उसके अंदर कि सूबों को 194(4) के तहत वफाक की तमाम पॉलिसियों पर अमल दरामद करना चाहिए, करना होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, रेफरेंडम की बात हुई तो मुझे सवाल याद आ गया ज़िया-उल हक का कि क्या आपको इस्लामी निज़ाम पसंद है? अगर है तो मैं ताउम्र प्रेसिडेंट रहूँगा। तो ऐसा भी करवा लें, रेफरेंडम हो चुका है हमारे, कोई नई बात नहीं है। तीसरी बात ये है कि जब तक स्टेक होल्डर आप ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, मैंने पहले भी कहा, उससे पहले भी कहा, तो मसले हल नहीं होंगे और मसले बुनियादी हैं। ठीक है, मसले बुनियादी हैं, अगर आपको बुनियादों को ठीक करना होगा, बल्दियाती निज़ाम अगर आपको लाना है तो चारों सूबों में, आ रही हूँ जनरल साहब, आ रही हूँ, चारों सूबों में जैसा होना चाहिए। ये ना हो कि आप 3 सूबों में बल्दियाती ना हो और 1 सूबे में आप काम कर रही हो। जी 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 जनरल साहब, जी 2 चीजें जो कि सूबे को कर लेनी चाहिए ताकि फिर आदमी फेडरल गवर्नमेंट को इस चीज के इस सिलसिले में उनको कन्फ्रंट किया जा सके। और एक तो ये है कि सूबा सारे मसाइल जो भी हैं वो आइडेंटिफाई करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और उनके ऊपर उनको ठीक करने के लिए जो प्लान है, जैसे मास्टर प्लान बननी है, सीवेज प्लान बननी है, वहां की वाटर सप्लाई सिस्टम बनाना है, आबादियों में सड़कें दे, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तो पहले प्रॉमिस बना लेना। दूसरा ये है कि प्रॉमिस को चाहिए कि ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उसको फॉल करे, उनके जो जितने भी इश्यूज हैं वो एड्रेस कोई नहीं कर रहा। खास तौर पे उनका फंड रेजिंग का इशू है, उनके पास इख्तियारात की कमी है, फंड्स नहीं है, जो अदारे उनके नीचे होने चाहिए वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट। वहीं पे आदमी बल्दियाती इदारे, बल्दियाती इंतखाबात जब तक इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होता कुछ नहीं है। विफाक की नुमाइंदा जमात वालों ने वोट दिया, पीपल्स पार्टी को भी दिया जो कि सूबे में मौजूद है, शहरी इंतजामिया MQM को भी वोट दिया। लिहाजा जब तक तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर बैठते नहीं हैं तब तक कराची के मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते तो बात करते परवेज रशीद साहब के हवाले से। वो कह रहे हैं कि हुकूमत 4-5 माह से ज्यादा चलने वाली नहीं, दुरुस्त फरमा रहे हैं। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, स्टे ट्यून। वेलकम बैक। नाज़रीन, परवेज रशीद साहब ने आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और कहा कि नहीं लगता ये हुकूमत जो है वो 4-5 साल निकाल पाएगी। अब आज जिस तरह से वो ये गुफ्तगू करते दिखाई दिए, हुकूमत मुखालिफ बात उन्होंने की, काफ़ी अरसे बात की है। और मरीम नवाज साहिबा चूँकि खासी मुतहरिक हमें दिखाई दी थी परसों के रोज़, उसके बाद उनका यह बयान किसी न किसी हद तक अपनी जगह इम्पॉर्टेंस रखता है। लेकिन जिस तरह से वो ये बयान दे चुके हैं और दीगर रियासत के इदारों के हवाले से भी बात करते आए हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बार जिस तरह से मौलाना साहब भी APC की बात करते रहे हैं, हुकूमत मुखालिफ तहरीक की, तो वो हुकूमत गिराने में कुछ किसी हद तक संजीदा है? नासिर चुगताई साहब, वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त आपको संजीदगी के साथ नजर आ रही है हुकूमत को गिराने में? मैंने पहले भी आपसे कहा था नहीं, और आज भी मेरा जवाब है नहीं। बड़ा सा नहीं। तो क्योंकि उसकी वजह है, उसकी बुनियादी वजह है कि अभी तक मुस्लिम लीग तैयार नहीं है इकट्ठा होकर काम करने में। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली मरियम बीबी की, शहबाज शरीफ नहीं थे। अब उसको कितने कुछ भी कह लें आप, वो नहीं थे। जब उसे पूछा गया सनाउल्लाह साहब से कि वो क्यों नहीं थे, तो उनके पास जवाब नहीं था उसका। कम से कम भतीजी की गाड़ी पर अगर हमला हुआ है तो जाके उससे बात तो कर लेते ना, तो बात भी नहीं हुई। तो एक तो ये कि अंदरूनी खाना खासा मसला है। दूसरा ये वही स्ट्रेटजी है कि हम दूसरे का मलबा अपने ऊपर क्यों लें। इस हुकूमत को पूरे 5 साल करने दें ताकि एक्सपोज हो जाए, पूरी तरह एक्सपोज हो जाए।
अगर BRT आज बन गई है तो और मसाइल भी सामने आ जाएंगे कुछ दिनों में, यकीनी तौर पर आएंगे। तो मेरे ख्याल ये स्ट्रेटजी है। परवेज़ रशीद साहब एक बहुत पुराने सियासी कारकुन हैं और लाहौर के लाल किले में रह चुके हैं, टॉर्चर सेल में रह चुके हैं। ख़ास बात क्या है कि प्रो लेफ्ट है, अल्ट्रा लेफ्ट थे ये, और अब मुस्लिम लीग में चले गए। और एक और मैं बता दूं आपको, इत्तफाक किसी याद आ गया, मुनव्वर हसन साहब अमीर जमात इस्लामी लेफ्ट के थे, जमात इस्लामी में चले गए। तो मतलब इस पर मैं कोई बुराई की बात नहीं, अच्छाई की बात है, आदमी अपना। लेकिन उनके जो डॉन लीग्स थे, अगर आप उठा के देख लें तो आपको अब नजर आएगा कि वो बातें अब सामने आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि अपना घर पहले खुद ठीक करो, अपने हालात को पहले ठीक करो। और हम उस पर कर रहे हैं। FATF क्या है? FATF सब वही है जो उसमें, बल्कि ज़्यादा है, और हम ज़्यादा कर भी रहे हैं। तो मेरी राय के मुताबिक परवेज़ रशीद साहब ने महज शोशा छोड़ा है, और ये शोशा भी उन्होंने छोड़ा है ग़ालिबन इमरान खान साहब के कहने पर। जो इमरान खान साहब ने कहा हमारे पास 6 महीने, तो उन्होंने 5 महीने कर दिए। उस बात को 1 महीना हो गया था, अगली बार क्या 4 महीने कर देंगे। तो वो उसमें कोई डेप्थ नहीं है, ये एक सियासी बयान है, और सियासी बयान रवा रवि भी दिया गया है। सही। जनरल साहब, 6 माह पर बात पहुंची कि हुकूमत 6 माह के टाइम है, ये है, इस तरह से हमने देखा कि PTM से में भी इस तरह की जुमलेबाजी सुनाई दी। अब आज परवेज़ रशीद साहब कह रहे हैं, वो भी उस सूरत हाल के बाद जो कि हमने देखा नैब पेशी जिस तरह से मामला सारा हुआ मरियम बीबी का है, इस बार वाकई हुकूमत कराना चाहती है मुस्लिम लीग नून? देखिए, मुस्लिम लीग नून की जो मेन लीडरशिप है उनमें से किसी ने इस तरह की कोई बात नहीं की। ये परवेज़ रशीद साहब ने की है, और परवेज़ रशीद साहब जो हैं उनके ख्यालात हमें सबको पता ही है। जो नून लीग के अंदर एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिसी थी वो इन्हीं की इनिशिएटेड थी, और उसी में मैं समझता हूं कि इनका मलियामेट भी हुआ। बहुत सारी दुनिया कहती है कि जनाब वोट को इज्जत देकर नारा इन्होंने इजाद किया था, तो वोट को तो इन्होंने इज्जत देनी थी, इनको वोट दिए, इन्होंने चोरियां शुरू कर दी, तो वोट की इज्जत तो ये खा गए। तो बहुत सारे लोग इस चीज पे भी मुतनफ़र हैं कि जनाब आप हमें धोखा देते हैं, इज्जत आपने देनी थी, आप हमसे कह रहे हैं कि आप इज्जत दें। तो वो बयानिया भी वो शहबाज शरीफ को हजम नहीं है। वो समझते हैं कि ये बयानिया हमारी करतूतों और कामों के साथ बराबर नहीं चलता। लिहाजा ये कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी को बहुत सारे लोग उस पार्लियामेंट इनकी पार्टी में नहीं तस्लीम कर रहे। मरियम उनकी शागिर्द हैं, वो नेचुरली वो उस तरह के बयान देती हैं जो उस्ताद मुकर्रम बताते हैं। लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि आप हिस्ट्री देख लीजिए, जो जहां भी एक रेजिस्टेंस दिया जा सकता था वहां नून लीग ने कोई खास रेजिस्टेंस दिया नहीं है। एंड पे आके तो एक मफामत सी करके ये साथ चल पड़े हैं हुकूमत के। तो अंदरूने खाना लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और वो इन चीजों को समझते हैं कि हमें ये नहीं करना। ये करना उनके लिए भी डिजास्टर्स है, क्योंकि अगर गैर आईनी तरीके से आप गवर्नमेंट को गिराते हैं या कुछ करते हैं इस तरह का काम, तो उसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। आप आईनी तरीका इख्तियार करें, उसमें आपको शायद कामयाबी ना हो। तो अगर इस खेल में कोई ऐसा आदमी जो वाज़े तौर पे डू एंड डाई वाली पॉलिसी अब इख्तियार करके बैठा हो, तो वो सिर्फ मौलाना है। अच्छा। मौलाना कुएं में कूदने के लिए तैयार है, बाकी सारे इस तरह छलांग लगाने के लिए तैयार नहीं है। वो कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि ये सियासी बयान से आगे कहीं जाता नजर आता है, और इस सियासी बयान में भी विद इन पार्टी इत्तफाक राय नहीं है। ये ऐसा बयान है जो उनकी अपनी ज़हन की सोच, एक अंदरूनी ख्वाहिश, इनफरादी हैसियत में एक मासूमाना सी ख्वाहिश वो मौजूद है, लेकिन हकीकत इसके करीब नहीं है कहीं। ठीक है। सिद्धराज, जनरल साहब कह रहे हैं कि इंडिविजुअली उनका बयान अपनी तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन पार्टी की राय हो ये नहीं कहा जा सकता। तो वाकई सिर्फ 4-5 महीने के अंदर होगी कोई मुस्लिम लीग के पास? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ जनरल साहब से, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अपना एक ज़ाती ख्याल तो हो सकता है, ना पार्टी का ये इस वक्त मौक़िफ़ है और ना पार्टी इसके मुतामिल है। अगर आप देखें तो परवेज़ रशीद साहब को विद इन पार्टी नवाज शरीफ साहब हमेशा स्माइलिंग असैसिन के नाम से पुकारते थे कि जी मुस्कुराते मुस्कुराते कैसा वार करते हैं, कि
और वार बड़ा कड़ा होता है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, जैसे जनरल साहब अभी कह रहे थे, वोट को इज्जत दो, यानी वोट अगर इनको पड़े तो उसकी इज्जत है, वोट अगर दूसरे को पड़ जाए और दूसरे की हुकूमत हो तो उस वोट की इज्जत नहीं है। इस वक्त हम कहना ये चाह रहे हैं कि नहीं जी, ये हुकूमत संभलती नजर नहीं आ रही, इसको जरा सा और थ्रेड बेयर कर लेते हैं जरिया। सबसे पहली बात कि जिन मसाइल की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर मईशत का मामला है या कोरोना का मामला है या कोई और भी मामला है, इनमें से किसी भी इशू के ऊपर ये अपने आप को ज्यादा बेहतर कैंडिडेट एज अ गवर्नमेंट फॉर्मिंग पार्टी नहीं बता सकते। दूसरा ये कि इस वक्त जो इल्ज़ामात इनके ऊपर हैं, अगर एहतसाब की बात की जाए, नैब के ऊपर जिस तरह चढ़ाई कर दी गई या इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, पहले एक सिंपैथी वोट जवाहिर शरीफ साहब की सेहत को लेकर इनके साथ था, लेकिन उस पर भी इस वक्त चहमा गोइयाँ हो रही हैं कि वो लंदन में मौजूद हैं। आए दिन तस्वीर आती हैं कि देखे जी हशाश बशाश हैं, दूसरी तरफ मरियम बीबी का रवैया हमारे सामने है। तो यानी इसके वक्त PMLN अपनी पॉपुलैरिटी के सबसे लोएस्ट दौर से गुजर रहा है। तो अगर वो कहते भी हैं कि ये हुकूमत का जो सेटअप है वो 4-5 माह में रैप अप हो जाएगा, तो कहीं पे भी PMLN तो फिर भी एक ऑप्शन के तौर पे नजर नहीं आती है। इनकी क्या हिकमत अमली हो सकती है? ना पार्टी में एका है, ना पार्टी का कोई रुख है, ना पार्टी की पॉपुलैरिटी है, ना कोई ऐसा दावा है, ना कोई आप और मैं हम बैठ के बात कर रहे हैं कि जी पिछला दौरे हुकूमत बहुत ही बेहतरीन था, उस वक्त बड़ी दूध और शहद की नहरें बह रही थी, जो इस वक्त नहीं है। सही। आई थिंक एवरीबडी रियलाइजेस कि जिस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने हैं, चले आप लाख बुरा कह लें, आप कहें कि जी समझदारी नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई स्ट्रैटेजी बनाकर भी आता जरिया, तो इस वक्त जो पैंडेमिक ने सूरत हाल पूरी दुनिया की कर दी है, तो आपकी स्ट्रैटेजी तो साइड पे रह जाती है, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी। तो इस वक्त इरादा लेकर आए थे शहबाज शरीफ साहब, प्लानिंग के साथ नहीं आए थे, आए जरूर थे, लेकिन वो आए थे और वो खुद फंस गए, बेचारों को क्वारंटीन होना पड़ा, फिर उसके बाद नैब की पेशियां आ गई। तो एक अजीब सूरत हाल है इस वक्त। कोई मेरे ख्याल में वही अमजद साहब की बात बिल्कुल सही है कि जिसका मैस है वो खुद ही संभाले। इस वक्त सब चाहेंगे कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करे। रज़ा रोबी साहब, बयानात पर बयानात मुस्लिम लीग नून की तरफ से आते हैं, लेकिन जब मौलाना साहब हिमायत मांगते हैं तो प्रैक्टिकली वो देते नहीं है। अब 4-5 माह की बात करें परवेज रशीद साहब। देखिए जरियाब, ये जो बात है 5-6 महीने की, अगर आपको याद हो, फवाद चौधरी साहब जो कि हुकूमत के एक वजीर हैं, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कुछ 6 महीने का जिक्र किया था। तो पहली तो ये बात है कि ये बात वहाँ से आ रही है। फिर वज़ीर आज़म के हवाले से भी इस तरह की बातें मीडिया में रिपोर्ट हुई थी कि उन्होंने अपनी काबीना के मेंबरान को 6 महीने दिए हैं कि आप अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, वरना आपको फारिग कर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये अल्लाह जानता है किसने 6 महीने दिए हैं, क्यों दिए हैं और ये क्यों एक फिगर आ रहा है। बहरहाल ये बयान परवेज रशीद साहब का अपना ज़ाती बयान है। उनकी पार्टी की पॉलिसी मुख्तलिफ है। उनकी पार्टी की पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है कि वो इस वक्त किसी भी ऐसी जो है मूव का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे कि ये गवर्नमेंट गिरे, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के माशी हालात हैं उसमें कोई भी पार्टी जो है वो इस वक्त इक़्तिदार के करीब नहीं जाएगी, क्योंकि उससे उनका वही हाल होगा जो आज इमरान खान गवर्नमेंट का हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आप ये भी मत भूलिए कि अभी तक 2 साल की कारकर्दगी, अभी चंद ही दिन में इस हुकूमत को बने हुए 2 साल हो जाएंगे, गालिबन 18 अगस्त को। उन 2 सालों में क्या हुआ है? पैंडेमिक तो अभी फरवरी में, मार्च में आगाज हुआ ना, उससे पहले जो हमने मुजाहिरे देखे हैं नाकिस पॉलिसियों के और नाअहल टीम के, वो भी सबके सामने है कि उससे आप देख लीजिए मईशत आज कहाँ खड़ी हुई है, और दीगर जो चैलेंजेस हैं, जो वादे किए गए थे उनमें से कोई वादा भी पूरा नहीं हुआ। तो ये भी बातें सबके सामने आया हैं। इस वक्त सवाल ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो काबिल है मुल्क चलाने के कि नहीं। सवाल ये है कि जो इस वक्त हुकूमत वक्त है, क्या वो हुकूमत चला पा रही है, क्या वो अवाम के जो देरीना मसाइल हैं उनके ऊपर डिलीवर कर पा रही है? तो उसका जवाब हम सबको मालूम है, चाहे हम उसका इजहार करें या ना करें। और दूसरी ये बात, अभी मैं हैदरा को मैं सुन रहा था, तो वो ठीक है, उनका तज्जिया बिल्कुल सही है कि पार्टी कोई भी नहीं चाहेंगी, लेकिन जहाँ तक उन्होंने मकबूलियत की बात की है, तो तमाम ओपिनियन पोल्स यही शो करते हैं कि पंजाब में कम से कम मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त सबसे मकबूल पार्टी है। और अगर कल इलेक्शन होता है, हुकूमत कितना डिलीवर कर रही है ये तो हम बात करते रहते हैं, और ये मेरा सवाल है भी नहीं। PMLN बतौर ऑपोजिशन क्या डिलीवर करना चाहती है? हुकूमत गिराना चाहती है, नहीं चाहती है? इसका जवाब आप मुझे दें। नहीं, वो नहीं चाहती गिराना, और बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनका
जिस तरह से हालात जा रहे हैं, हुकूमत खुद ही बार बार अपनी ही फैसलों की वजह से अब मुश्किलात का शिकार होती है, और अगर इसने गिरना होगा तो खुद ही अपने किए पर ये खत्म होगा। हुकूमत के अपने फैसले उस पर भारी पड़ते हैं। सोहरवर्दी साहब, देखें, एनबीसी ने कहा कि परवेज़ रशीद लेफ़्ट में थे और मुस्लिम लीग नून में आ गए। मैं समझता हूँ परवेज़ रशीद लेफ़्ट में थे, लेफ़्ट में हैं, और पूरी मुस्लिम लीग नून को लेफ़्ट में ले गए। उन्होंने नवाज़ शरीफ को लेफ़्ट पे ले गए, बजाय इसके कि वो ख़ुद मुस्लिम लीग नून में आते। वो नवाज़ शरीफ को लेफ़्ट में ले गए और नवाज़ शरीफ लेफ़्ट की पॉलिटिक्स करने लग गए। तो इतना ही तो आपको परवेज़ रशीद को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने नवाज़ शरीफ को लेफ़्ट पे ले आए, बजाय इसके कि वो ख़ुद मुस्लिम लीग में जाते। तो वो तो आज भी लेफ़्ट में है। दूसरी बात यह है कि परवेज़ रशीद ने ये कब कहा है कि मुस्लिम लीग नून 4-5 माह में ये हुकूमत गिरा देगी? उन्होंने तो कहा खुद ही गिर जाएगी, खुद ही जा रही है, हमें गिराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सभी कह रहे हैं कि जिस तरह ये चल रहे हैं इनको गिराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि संभाला देने की ज़रूरत है, कहीं खुद ही ना गिर जाएं। और अगर ये वक्त से पहले खुद ही गिर गए तो क्या करेंगे? इन्हें थोड़ी देर खड़ा रखें, वक्त पे पूरा एक्सपोज हो लेने दें और टाइम से गिरने दें। इस वक्त तो ऑपोजिशन को ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम इस हुकूमत को गिरा सकते हैं या नहीं गिरा सकते। वो तो मेरा मतलब है कि नैब की एक पेशी में हुकूमत नज़र आ गई है। और आज जो बिलावल ने कहा है कि हम बाई रोड इस्लामाबाद जाएंगे, उसमें अगर वो आ गए तो उसमें भी नज़र आ जाएगी कि कितनी लो पॉपुलैरिटी है इस वक्त अपोजिशन की जमातों की। सवाल तो ये है कि ख़तरा तो ये है कि अगर हुकूमत कहीं गिर ही ना जाए, इसको खड़ा रखना है। इसीलिए तो जगह जगह मुफाहमत की आप बात करते हैं। मुफाहमत तो हुकूमत कर रही है अपोजिशन के साथ, रोज़ बिलों पे मुफाहमत कर रही है, उनको बेल्स दे के मुफाहमत कर रही है, मुल्क से बाहर जाने पे मुफाहमत कर रही है। मेरा मतलब है कि आप देख लें कि कहाँ ये हुकूमत अपोजिशन के साथ मुफाहमत नहीं कर रही है। बेशक कहती रहे एनआरओ नहीं देंगे, लम्हे पे मुफाहमत कर रही है। तो ख़तरा ये है कि सबको ख़तरा है कि अगर ये हुकूमत इसी तरह चलती रही तो कहीं खुद ही 4-5 माह में गिर ना जाए। और ये हुकूमती ओहदेदारों को भी ये ख़तरा पैदा हो गया है। इसीलिए आप पिछली वफाकी काबीना की जब ब्रीफिंग देखेंगे तो अब हुकूमत का नैरेटिव बदल गया है। अब वो खुद ही कहना शुरू हो गए हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। आप देखें, हमने आसमान से तारे तोड़ लिए हैं। इकनॉमिक पे ब्रीफिंग हुई है, BRT पे उन्होंने कहा कमाल कर दिया हमने इसको मुकम्मल करके। तो इस हुकूमत को अपनी कारकर्दगी का खुद ही खौफ पैदा हो गया है, और उस खौफ की वजह से अपोजिशन ये डर रही है कहीं कहीं गिरी ना जाए। लिहाजा इसको कायम रखना है, किसी तरह खड़े रखना है, कहीं वाकई ना गिर जाए। ठीक है, इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई संजीदगी नहीं है हुकूमत को गिराने के हवाले से, सिर्फ ये सियासी बयानबाजी है। इस हुकूमत की तरफ अपोजिशन की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं अमेरिका की, जहां पर सदारती इंतखाबात के लिए तैयारियां जो हैं इंतखाबी रैली की सूरत में वो जारी हैं। और अचानक वहां पर जो पार्टी हैं सदर की हैसियत के हवाले से, उनकी तरफ से ये ऐलानात सामने आ रहे हैं कि जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है कश्मीर में या दीगर जगहों पर, वो बुरा रवैया है। अब अचानक ऐसा क्यों किया जा रहा है, किस किस्म का बयान दिए जा रहे हैं, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, नवंबर की तारीख का ऐलान किया गया है 3 नवंबर का कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात होने हैं। और ऐसे में सदारती उम्मीदवार की हैसियत से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो हैं जो बाइडन, उन्होंने कश्मीर के मामले पर भारतीय हुकूमत पर खासी तनकीद की है और ये कहा है कि फौरी तौर पर पाबंदियां वहां से हटाई जाएं। रज़ा रूमी साहब, जरा फरमाइएगा, ये मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, इस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, एक बिल्कुल ये वाला एलिमेंट है, मुसलमानों के वोट भी दरकार है उनको, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हैं मुख्तलिफ ओहदेदारान, इससे पहले बर्नी सैंडर्स जो थे, उन्होंने भी बहुत खुलकर और बड़ी क्लैरिटी के साथ कश्मीर के मसले के ऊपर बात की थी। और जो कल जिन खातून का वाइस प्रेसिडेंट के लिए इंतखाब किया है, मेरे ख्याल से तमाम इस वक्त जो अमरीकी सियासी क़यादत है उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उन्होंने कश्मीर के हक में बयान दिया था। अगर थे कि वो उनकी प्रो इंडिया एक टिल्ट भी है, तो ये बिल्कुल एक उस सिलसिले की कड़ी भी है। और दूसरा ये है कि यहाँ भी लोगों को इस चीज़ की आगही तो है। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वोट गेन करने के लिए, वोट इकट्ठा करने के लिए। जनरल साहब, क्विकली प्लीज।
देखिए बात यह है कि ट्रंप ने जिस तरह अपनी कैंपेन चलाई या वो उसने अपने ताल्लुकात बनाए, उसमें देखिए कि वो मोदी की तरफ उसका झुकाव था और मोदी को हर जगह वो लेके फिरता है। मेरा ख्याल है जो बाइडेन को इस बात का एहसास है कि वो हिंदू वोट बहुत ज्यादा है, तब भी वो वहां ले नहीं सकेगा मोदी के अपने ट्रेंड की वजह से। नेचुरली वो उसके लिए फिर जरूरी है कि वो दूसरी साइड को प्रॉप अप करे और उसमें ये मुसलमानों के वोट के ऊपर वो इत्तेफाक करता है। ये उसकी एक अपनी एक ऑप्शन उसके पास दूसरी यही स्ट्रेटजी है, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एनबीसी क्विकली प्लीज। ओबामा ने कहा था अपनी इंतखाबत से पहले कि जनूबी एशिया में कशीदगी के खात्मे का रास्ता कश्मीर से गुजरता है, फिर भूल गए थे वो। जो बाइडेन ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल मुसलमानों के वोट लेने के लिए, लेकिन डेमोक्रेट्स ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कामला हैरिस की शक्ल में। ठीक है एनबीसी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मेरे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, बहुत ही मुख्तसर आंसर सिद्रा। नहीं, आई डोंट थिंक ये पॉलिटिकल बयान है, ये इसमें कंसिस्टेंसी नजर आ रही है। अभी जैसे रजा रूमी ने भी इसकी तरफ इशारा किया था, जरियाब कमाला हसन जो वाइस प्रेसिडेंट के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट मानी जाती हैं, शी इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, और मोदी का ठीक है मुजम्मिल साहब, मोदी उसको भी उन्होंने बॉयकॉट किया। जुमले में जवाब मुजम्मिल साहब, सिर्फ एक जुमले में जवाब। कमला देवी नाम है उसका, कमाला नहीं नाम। सदरा कमला देवी है। मुजम्मिल साहब मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना पड़ेगा। हमें सिर्फ इसको देखना चाहिए कि एक अच्छा बयान है और पाकिस्तान को इसका इसे खुशाइन करार देना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। ठीक है, वेलकम करना चाहिए इस किस्म के बयानात को। उम्मीद करते हैं कि मुसलमानों की और कश्मीरियों की गूंज जो है वो आलमी दुनिया में भी सुनाई दे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।